प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से हैं और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है स्वर संधि का प्रकरण जो चल रहा था वो आज लास्ट मतलब अंतिम समापन की ओर पहुंच रहा है। स्वर संधि हमने पढ़ा दिया है लगभग, थोड़ा सा बचा है, एक दो सूत्र उसे आज जानना है। लेकिन सबसे पहले यदि अंत भला तो सब भला, यदि स्वर संधि का हमने पूरा अच्छी तरह से थोड़ा सा एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद अयादि संधि पढ़ते हैं। अयादि यण संधि तक हमने पढ़ा दिया था। देखिए, अयादि संधि को लास्ट में पढ़ाने का एक तार्किक कारण भी है। यदि आप सारी संधियों को पहले से जान लेते हैं तभी आप अयादि संधि को समझ पाएंगे। तो ये फिर से एक बार थोड़ा सा हल्के से रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर अयादि संधि बताएंगे और फिर कल व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। ठीक ना, चलते हैं टॉपिक की ओर। हमने स्वर संधि अभी तक पढ़ा। स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा? इसका सूत्र हमने पढ़ा अकः शवर्णे दीर्घः। अकः शवर्णे दीर्घः। ये क्या कह रहा था? अक प्रत्याहार के यदि जो भी वर्ण हो उनकी सवर्णता यदि आगे सामने दिखाई दे तो फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। अक प्रत्याहार आप जाने होंगे, हमने आपसे बताया था, अक प्रत्याहार के विषय में चर्चा की थी। अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री और री, ये अक प्रत्याहार। यदि आ है और आ के बाद आ आता है तो उसकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। सवर्णता का मतलब एक उच्चारण स्थान उसका एक हो, अभ्यंतर प्रयत्न एक हो। हमने इस विषय में पहले ही सवर्ण संज्ञा के रूप में जब संज्ञा प्रकरण पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि उसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होना चाहिए। ये चीज हमने बताया। तो आ का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होगा जब आ मिलेंगे। ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, ये 18 प्रकार के अपनी बात करता है यहां तक री तक। री 12 प्रकार का होता है। यदि इनके साथ 18 प्रकार के कोई भी प्रकार आएंगे तो सवर्ण संज्ञा उनकी हो जाएगी, तो वहां पर दीर्घ हो जाता था। ये चीज जैसे हल्के से देख लेते हैं, आ और आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है। बड़ा आ का मतलब दीर्घ हो जाना। इतनी बात आपने जाना। ई और ई, ह्रस्व आ ह्रस्व ई अथवा दीर्घ, जैसे ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिलता तब भी दीर्घ ई हो जाता। ये चीजें उकार के साथ और ऋकार के साथ सभी के साथ हमने ऐसा जाना। अब क्या था? गुण संधि था। जल्दी हम देख लेते हैं बस। जो लोग नहीं रहे हैं वो लोग भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये ऐसी स्थिति बना करती है। सवर्ण संज्ञा मतलब ये इसका सवर्णी है, ये इसका सवर्णी है। दीर्घ हो अथवा ह्रस्व हो, ये दोनों सवर्णी हैं एक दूसरे के। इतनी बात आप सभी जानते हैं। देखिए, गुण संधि में क्या कहा? इसका सूत्र था आद गुणः। क्या था? आद गुणः। तो कहा कि आ ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद क्या आए? इकार आए। इक प्रत्याहार के मोटा कर लीजिए, इक प्रत्याहार के वर्ण, क्योंकि ई उ री बस ही जुड़ता है। और यदि सारे स्वर कहेंगे तो आ के बाद यदि आ जाएगा तो फिर ये वाली संधि दीर्घ संधि काम करने लगेगी ना। तो इसलिए असमान स्वर हो, इक प्रत्याहार या असमान कर दीजिए, मतलब समान होगा तो फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। समान ना हो, असमान वर्ण हो तो एक प्रत्याहार वर्ण होने चाहिए, एक प्रत्याहार के जो भी रहेंगे। तो जैसे आ और ई मिलता था तो क्या हो जाता था? ए हो जाता था। कोई परेशान नहीं होगा कि अरे अभी फिर से शुरू कर रहे हैं। हम केवल अभी एक लास्ट में अयादि संधि को बताने के लिए कि अभी इनसे जुड़ाव है कैसा, वो चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक ना, आप लोग समझ लीजिए। गुण संधि, इसके बाद क्या था? हमने पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र हमने क्या पढ़ा? वृद्धि रेचि। ठीक ना, वृद्धि रेचि हमने पढ़ा।
वृद्धि रेच क्या कहता था, ये भी वही स्थिति कह रहा था कि आ अथवा ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद क्या हो, एकार आए, ए आए या आई आए या फिर ओ आए या फिर औ आए, तो क्या हो जाता था, इनके जगह पे अय हो जाता था और इन दोनों की जगह पर अ हो जाता था। ठीक ना। ओ के साथ यदि देखिए आ के साथ इनका जुड़ा होगा, आ के साथ यदि ए या आय जुड़ेगा तो अय हो जाएगा, आ के साथ ओ या अ जुड़ेगा तो अ हो जाएगी। ये वृद्धि संधि में आपने पढ़ा। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। ये तीन संधियां जो है एक तरह से, ठीक ना, जैसे घर में किसी के मान लीजिए किसी घर में 5 भाई हों, 5 भाइयों में 3 का स्वभाव एक तरह से मिल सकता है, 2 का स्वभाव एक तरह से मिल सकता है कि नहीं। तो इसी में इसमें 3 का स्वभाव एक तरह से कैसे मिल रहा है, आपको जो ये आवरण मिल रहा है, यहां पर आवरण मिल रहा है, यहां पर आवरण मिल रहा है, ये पहले पद में आकार मिलेगा। इसके बाद वाली जो संधियां होंगी उनमें ये चीजें नहीं लागू होंगी। ठीक ना, इतनी बात समझानी थी। आगे हम वो भी संधि बता देते हैं। थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं। सभी लोग लाइव हैं, कितने लोग लाइव हैं? रागनी पांडे ए ओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक वर्मा जी, ठीक है, आप पढ़ाइए करिए। रागनी पांडे ओ, ये वृद्धि हो गया जी, बिल्कुल। देवव्रत पांडे, रोशनी वर्मा, सभी लोग जितने लोग लाइव हैं सभी की उपस्थिति को हमारा प्रणाम है। सभी लोग बस मन से पढ़िए। किसी तरह की कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक ना, जितने लोग लाइव हैं बस शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगा लीजिए, या तो फिर किसी भी तरह सभी को इनवाइट कीजिए कि वहां पर यूपी टेट निःशुल्क चल रहा है। और इस समय तो आप जान रहे हैं कि वो यूपी टेट की परीक्षा बहुत नजदीक है, तो समय बिल्कुल न गवाइए, सभी को इनवाइट कीजिए और आप भी बढ़िया से पढ़िए। ठीक है ना। रंजना वर्मा, गुड इवनिंग सर। रोशनी वर्मा जी, देवव्रत पांडे, राजू कुमार, सभी लोग जितने लोग लाइव हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मन से पढ़िए। भारती राजपूत जी, रागनी पांडे जी, पूजा कुशवाहा, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी लोग बढ़िया से पढ़िए। आदित्य जी, सभी लोग बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। देवेंद्र चौधरी, गुड इवनिंग सर जी। राम राम जी, ज्योत्सना सिंह, सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या। सभी लोग अच्छे से पढ़िए। कोई समझ में नहीं आ रहा, देखिए हमने फिर से एक बार स्वर संधि को फिर से मोटा मोटा आपके बारे में, मतलब आपके दिमाग में फिर से डाल रहे हैं। जैसे दीर्घ संधि है तो अका सवर्णे दीर्घा, तो कैसे दीर्घ हुआ, गुण संधि आद गुणा कैसे गुण हो गया, और ये वृद्धि संधि में वृद्धि कैसे हो गए। तो आ और ए मिलकर के अ हो जाता है, लेकिन आ और अ मिल जाएगा तब भी अ हो जाएगा। आ और ओ मिलकर के अ हो जाता था, आ और अ मिलकर भी अ हो जाता है। ये चीजें आपको जाननी थी, इतना आप नोट कर लीजिए, या तो नोट किए होंगे ऐसा जानते हैं, है ना। तो ये अभी तक एक चीज और आपने समानता देखी कि यहां पर इन दोनों के वर्णों को मिलाकर ऐसा होता था, दोनों पदों के स्थान पर कोई एक आदेश होता था। ठीक ना, दोनों के परवर्ण और पूर्ववर्ण, मतलब पूर्ववर्ण और परवर्ण के दोनों का जो मिलता था, मेल होता था, तब जाके संधि होती थी, है ना। ये चीजें अभी तक ये तीनों में आपने समानता देखी। तीनों में समानता क्या क्या देखी? पहले पद में आपको आ दिखाई दिया है ना, पहले पद में आपको आ दिखाई दिया तीनों संधियों में। लेकिन एक समानता और है कि दोनों में, तीनों संधियों में 2 पदों का मेल होकर एक आदेश होता था, 2 पदों का मेल से एक आदेश होता था। यह चीज आपने जाना। अब आगे चलते हैं, यण संधि के बारे में देख लीजिए। यण संधि का सूत्र क्या हमने बताया था? यण संधि का सूत्र था इको यणचि, इको यणचि। ठीक है ना, इको यणचि, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा बाद में यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। ठीक ना, इतनी बात ये कह रहा है, इक के स्थान में यण आदेश हो जाएगा, लेकिन बाद में यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो, ऐसी बात ये कह रहा है। जैसे ई और आ मिलकर के क्या हो जाता था? या हो जाता था, लेकिन यहां पर मिल करके नहीं होता था। यह चीज जाने रहिएगा। इधर स्वर मस्ट था,
इधर स्वर होना मस्ट था। देखिए अभी सब में आ जो है ये पूर्व पद में रहता था, लेकिन यण संधि में ये आ जो है ये पर वर्ण में, मतलब पर पद में है। अब उत्तर पद में है आ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्व पद में आ नहीं दिखाई दे रहा। यहां कंडीशन बदल गई, आ दूसरी तरफ चला गया। नहीं अभी तक सभी में क्या था, आ पहले मतलब पहले पद में दिखाई देता था। तो यहां पर ये जब कंडीशन बदल गई तो एक का और रीजन निकल कर आया कि ई के स्थान पर केवल यह होगा। इन दोनों के स्थान को मिलाकर एक आदेश नहीं होगा, यहां पर केवल एक के स्थान पर एक आदेश होगा। ठीक ना, दोनों का यहां पर होना आ का अनिवार्यता है, ये निमित्त है। आ उधर स्वर रहेगा ही, लेकिन ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला। इतनी बात आपको समझानी थी, समझ में आ गई। कल की संधि में हमने यण संधि में ये चीज आपसे बताई थी, है ना। इधर कोई स्वर रहेगा लेकिन ई के स्थान पर या होगा, ऊ यदि रहेगा तो ऊ के स्थान पर वा रहेगा। इन दोनों को मिलाकर नहीं होगा, केवल एक पद एक वर्ण का स्थानीय आदेश होगा। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। सेकेंड पैड में होना चाहिए तो कंडीशन कंपलसरी है क्या सर? सेकेंड पद में होना चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है क्या? जी, यहां यण संधि में ये जो स्वर रहेगा, कोई असमान स्वर रहेगा, असमान स्वर रहेगा। ई यदि इधर है और ई इधर रहेगा तब कंडीशन नहीं रहेगी, तब कंडीशन ये दीर्घ संधि वाली हो जाएगी। लेकिन आ इधर नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। इक कहता है इक स्थाने यण से आदची, इक के स्थान पर यण हो जाएगा बाद में अच प्रत्याहार आने पर। अच प्रत्याहार का मतलब सारे स्वर होते हैं, लेकिन सारे स्वर आएंगे तो कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। कहता तो कुछ और है, लेकिन असमान स्वर आपको परिभाषा में हमने लिखाया था कि असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। यदि ई के बाद यदि ई आ जाता तो फिर दीर्घ संधि हो जाती, समान स्वर हो जाता, तो है ना। तो यहां पर भी असमान स्वर होना चाहिए, लेकिन स्वर अनिवार्य है, कोई भी स्वर रहेगा। लेकिन आ तो इधर नहीं रहेगा, ये भी कंडीशन में फॉलो है। बिल्कुल कंडीशन ये है कि इधर आ नहीं रहेगा। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, ऊ और री और ली, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ण रहेगा। जैसे लाकृति में आपने देखा ली धन आकृति, है ना, ये सभी का आपने प्रयोग देख लिया, तो ये सारे वर्ण पहले ही पद में रहे हैं, आपको ये मिला होगा। लेकिन आ आपको बाद में दिखाई दिया होगा। कल के उदाहरण आप देख लीजिए, और कम पढ़े तो फिर और किताबों से देख लीजिए। आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कवर करेंगे उतना आप बहुत अच्छे स्थान पर रहेंगे। ठीक ना, मेहनत आपकी और तरक्की फिर तो आपको मिलना ही मिलना, लेकिन मेहनत जरूर करिए। ठीक ना, ये यण संधि में हमने बताया कि एक पद मतलब एक वर्ण के स्थान पर यह आएगा। ई के स्थान पर या होगा, ऊ के स्थान पर वा होगा और री के स्थान पर रा होगा और ली के स्थान पर ला होगा। ठीक ना, इक स्थाने यण से आदची, मतलब बाद में अच प्रत्याहार होगा तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा। इक के स्थान पर, इक का मतलब ई के स्थान पर या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला। इतनी बात आपको समझ में आई। इन दोनों के स्थान, इन दोनों को मिल के नहीं होगा, लेकिन इधर स्वर रहेगा तभी ये ऐसा हो पाएगा। इतना हमने बताया। आगे चलते हैं अयादि संधि पे। यण संधि तक हमने कल बता दिया था, अयादि संधि की आज बारी है। ठीक ना, अयादि संधि सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक ना, अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हमने इसके पहले क्या पढ़ा? यण संधि पढ़ा है। यण संधि का सूत्र क्या था? इको यणचि। इको यणचि का सूत्र संख्या क्या था? 6-1-78 है, नहीं 77 है। ठीक ना, 6-1-77। ये अष्टाध्यायी का 6वें अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है। इसमें ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं ना, ये इसको याद करने की जरूरत है। इसका एक कारण है, रीजन है, इस वजह से इसको लिखा गया है। अयादि संधि का सूत्र संख्या लिख देते हैं 6-1, यह है 78। ठीक ना, ये अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहला पद का 78वां सूत्र है अयादि संधि।
क्योंकि यदि यण संधि आपने नहीं जाना तो फिर अयादि संधि आप नहीं जानेंगे, क्योंकि उसके पहले वाला सूत्र ये है और उसके बाद वाला सूत्र ये है। इतनी बात समझ में आई? आलोक वर्मा फिर पढ़ो, इको एड़ची। रागनी पांडे जी, आलोक वर्मा क्या पढ़ना चाह रहे भैया? 6177 जी, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका केवल संबंध हम स्थापित करना चाह रहे हैं कि इसका संबंध इससे है। जैसे हमने पूर्व संधि में हमने बताया था ना कि पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, तो वही पड़ोसी के चूल्हे से यहां भी आग लेना है, ठीक ना, वो चीज है। पड़ोसी मतलब कौन? ये एक सूत्र नंबर पहले है तो 77 नंबर है और 78 वाले का इससे संबंध है, उससे कुछ ना कुछ लेगा तभी इसका मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं भाई? पड़ोसी है तो कुछ ना कुछ उससे लेगा, कुछ खत्म हो जाएगा तो मांगने हर पड़ोसी जाता है पड़ोसी के घर में ना, तो इसी तरह ये अयादि संधि यण संधि से कुछ ना कुछ यहां पर मांगेगा। सूत्र संख्या पर सूत्र देख लीजिए, अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अय वयावह, एचो अय वयावह। नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, यदि लापरवाही करेंगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। मैं सभी से विशेष निवेदन करता हूं, सभी लोग नोट करते चलिएगा, कहीं पे डाउट रहे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एचो अय वयावह, ठीक ना? एचो अय वयावह का मतलब क्या हुआ? इसको तोड़ेंगे, पहले पदच्छेद कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं एच, एचा कर दीजिए, ठीक ना? फिर क्या कहता है? आय कर दीजिए। ये हमने बताया था पूर्व रूप संधि, अभी हम बताएंगे, इसके जस्ट बाद पूर्व रूप संधि बताएंगे। ये अवग्रह जहां लगता है ये आ का रूप लिए रहता है, एचो अय वयावह होता है ना, तो ये आ का रूप लिया है, आ यहां से हट गया, लेकिन एकार और ओकार के बाद यदि आ आता है तो उसका अवग्रह हो जाता है। अभी संधि आगे बताएंगे। तो ये पूर्व रूप यहां पर हुआ है, तो ये आ और ये या, इसको लिखेंगे तो अय हो गया, लेकिन यदि इसमें या में हलंत लगा देंगे तो या से आ निकलेगा, तब या से आ निकलेगा तब क्या हो जाएगा? ह्रस्व आ निकलेगा। फिर क्या है? वाह है, तो वाह लिख दीजिए, फिर इसमें हलंत लगा दीजिए। फिर वाह में कौन सा? दीर्घ आकार है, तो दीर्घ आकार को यहां पर लिख दीजिए, बड़ा आ। फिर क्या है? दीर्घ आकार के बाद या है, फिर या लिख दीजिए, या में हलंत कर दीजिए, फिर क्या निकलेगा? फिर बड़ा आ निकलेगा, और फिर क्या है? वाह है, वाह बचता है ना, ऐसा कर दीजिए। एचा अय औ आय आओ, इतनी बात समझ में आ गई। इसको तोड़ेंगे तो यही चीज निकलेगा, अय औ आय आओ। समझ में आया कि नहीं? जिसे ना समझ में आए बताइए। एच का मतलब क्या होगा? एच प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? एच प्रत्याहार में दो सूत्र, माहेश्वर सूत्र के दो सूत्र आएंगे। ए ओंग आएगा और क्या आएगा? ए औच आएगा। इतनी बात समझ में आई? ए ओंग और ए औच, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आएंगे। हमने बताया था कि इस लास्ट वाले वर्ण की, ये व्यंजन वर्ण की एच संज्ञा हो जाती, इसका कोई मतलब नहीं होता, और जिसकी एच संज्ञा हो जाती उसका लोप हो जाता है, और जब लोप हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें कितने वर्ण? 4 वर्ण आएंगे। एच का मतलब लिख दीजिए यहां पर ए, लेकिन इसी क्रम में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा हो ए आई ओ औ, ऐसा पढ़ा हो बचपन से, तो वो वाला यहां पर आचरण मत रखिएगा। आचरण जो ये सूत्र कह रहा है, माहेश्वर सूत्र वाला जो व्यवहार कह रहा है, उस व्यवहार को यहां पर लागू करिएगा। ए हो गया, फिर इसके बाद क्या है? ओ है दूसरे नंबर पर, फिर इसके बाद आई है, फिर इसके बाद क्या है? औ है। ऐसी बात समझ में आई? मतलब ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ आता है। तो ए ओ आई औ एच प्रत्याहार का क्या हो जाता है? ए औ आय आओ हो जाता है। सूत्र कहता है एचो अय वयावह। एचा का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता। षष्ठी कारक का क्या होता है? संबंध काकी के रारी रे होता है ना। कारक यदि आप पढ़े होंगे तो आप सभी का चिन्ह जानते होंगे, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे। तो एच का आय औ आय आओ हो जाता है। एच का आय औ आय आओ हो जाता, कैसे हो जाएगा? जब तक इसमें कोई संधि नहीं होगी, किसी से संधि नहीं करवाएंगे, तब तक कैसे हो जाएगा?
तो वही चीज उसने कहा कि इससे पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, तो पड़ोसी के चूल्हे से हम क्या लेंगे, यहां पर अच ही ले लेंगे। अच का मतलब अच प्रत्याहार, ठीक ना, क्या लेंगे, अच, और उसमें लगा था इकार, ह्रस्व इकार, तो इसका मतलब क्या हो गया, सप्तमी एक वचन। तो बाद में होने पर मतलब एच प्रत्याहार के बाद, मतलब एच प्रत्याहार का आए आओ हो जाएगा यदि बाद में अच प्रत्याहार लगा हो तो। समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, अभी परिभाषा लिखा देते, अभी हम बता रहे हैं, केवल समझा रहे हैं। एच प्रत्याहार का ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, इनके बाद यदि अच प्रत्याहार होगा तो अच प्रत्याहार में क्या होता है, आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ठीक है, इतने वर्ण होते हैं अच प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार में वहां पर अभी हमने इसके पहले वाले में कहा कि असमान स्वर हो, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यदि ए है तो ए के बाद भी ए रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओ रहे और ओ के बाद भी कोई दिक्कत रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपना काम करेगा, मतलब अयादि संधि होगी। लेकिन यहां पर दीर्घ नहीं हो जाएगा कि ए के आ के साथ आ मिला तो दीर्घ हो गई, बड़ा आ हो गया, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें ए एच के बाद यदि अच प्रत्याहार का वर्ण आए तो क्रमशः ए का आय, ओ का औ, आई का आय, औ का आओ, ये क्रम में रहेगा। क्रमशः जिस तरह से ये रखे हैं इसी तरह क्रम से ये होगा, जिस तरह से हमने निशान लगा दिया है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। इतनी बात समझ में आई आपको? संतोष कुमार जी, आय धन ई आई जी, अच प्रत्याहार रागिनी पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तब तो सार्थक है मेरा पढ़ाना, ठीक ना। अब इससे सरल तरीका यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो बताइएगा, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि एच प्रत्याहार का आए औ आय आओ हो जाता है, लेकिन कैसे हो जाता है, यदि बाद में अची हो। अची का मतलब अच प्रत्याहार हो, अच का मतलब अच प्रत्याहार, इतनी बात हमने बताया, अच प्रत्याहार, ठीक ना। तो ये कंडीशन हो जाएगी। आगे चले, परिभाषा नोट कर लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र रखने का हमने पूरा मतलब बता दिया ना कि इससे पड़ोसी के चूल्हे से क्या लेना था, अच लेना था, ठीक ना। ये चीज हमने बताया, यदि अच नहीं आएगा तब फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, मतलब ए के बाद कोई ना कोई स्वर आना ही आना चाहिए। अभी उदाहरण देंगे तो फिर इसी को रिलेटेड समझाते रहेंगे परिभाषा से, ठीक ना। आगे चलते हैं। अयादि संधि, अयादि संधि परिभाषा नोट कर लीजिए। परिभाषा नोट कीजिए। जब एच प्रत्याहार एच प्रत्याहार का हमने मतलब बता दिया कौन कौन से वर्ण होते, ए, ओंग, आई और औ। जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए, सभी लोग नोट करते चलिए, सभी नोट करेंगे, कोई भी ऐसे नहीं बैठिए कि नहीं समझ में नहीं आएगा फिर बार, है ना। जब एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए तो
एच प्रत्याहार, फिर से लिख देते हैं, आपके केवल सरल भाषा के लिए मैं लिख रहा हूं, बाकी और तो समझ रहे हैं ना, ठीक ना। एच प्रत्याहार ए ओ आई ओ का क्रमशः आई औ आय आओ आदेश होता है। नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट करिएगा, विशेष मेरा निवेदन है सभी से नोट जरूर कर लीजिए। जब एच प्रत्याहार ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आए, अच आता है ना, अच जो लिए हैं उदरियण संधि से, वही स्वर की बात कर रहा है, अच की बात। अच का मतलब सारे स्वर, कोई स्वर आए तो एच प्रत्याहार ए ओ आई औ का क्रमशः आई औ आय आओ, मतलब इसी क्रम में, जिस क्रम में एच प्रत्याहार के वर्ण रखे गए उसी क्रम में आई औ आय आओ आदेश होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? सभी लोग नोट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जहां पर नहीं समझ में आए तो बताइएगा। यूपी टेट में नॉइस समझ नहीं पा रहे हैं भैया, धर्मेश जी यूपी टेट में क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमको। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग। उदाहरण देते हैं, अब इसके बाद उदाहरण दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ। सब लोग नोट करिएगा, किसी तरह कोई दिक्कत हो। शिवम सरोज, गुड इवनिंग सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव हो जाइए, देर में आए हैं, आपकी उपस्थिति देर में हो रही है क्या सभी लोग, लेकिन नोट करते जाइए, ठीक है। वीडियो पड़ी रहेगी, फिर से आप देख लीजिएगा जो छूटा है। जैसे हरे धन ए, हरे धन ए, देखिए यहां पर अच प्रत्याहार का कोई वर्ण, देखिए यहां पर भी एकार है और यहां पर भी एकार है, ये चीज समझ में आ रही है ना। तो देख लीजिए, हर को जब रा को हलंत करेंगे तब यहां पर क्या निकलेगा, एकार निकलेगा। रा में ए की मात्रा लगी हुई है, जब रा को हलंत करेंगे तो ए निकल आएगा। इतनी बात समझ में आई। और फिर इधर तो ए है ही है, समझ में आया। तब क्या हो जाएगा, हमने कहा इसमें भी ए का आदेश होता है। ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान, आपने परिभाषा पढ़ी कि क्रमशः उसी के स्थान पर उसी का आदेश होगा। इनमें दोनों को मिलाकर नहीं कि इसके और इसके मेल से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इधर स्वर बिल्कुल निमित्त मात्र है, मतलब कंफर्म है, होना ही चाहिए इधर स्वर। तो इस वाले एकार का क्या हो जाता है, ऐ औ आय आओ आय आदेश हो जाता है, ठीक ना। तो ए का क्या आदेश होगा, ऐ आदेश हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए। ये हर हो गया और ए की जगह में ऐ आदेश हो गया, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप परिभाषा जरूर देख लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आएगी तो पूरा उदाहरण पर पूरा फॉलो होगा, ठीक ना। और फिर इधर क्या है, ए है। तब इसको देखिए, आ को रा पर मिला दीजिए, रा स्वर विहीन है, मतलब स्वर से वियुक्त है, स्वर नहीं है उसमें। तब रा में स्वर मिल जाएगा तो पूरा रा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हलंत हट जाएगा इसका। फिर इसके बाद या आ जाएगा और या में ए की मात्रा लगा दीजिए, हर ए बन जाएगा। ये संधि है अयादि संधि, बहुत आसान सा है। ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पर आओ, ऐ के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आओ आदेश कराना है, बस हो गया। इसी तरह से उदाहरण आप देख लीजिए, कई उदाहरण है इसके। जैसे नई प्लस अकह, नई प्लस अकह, ना को हलंत कर दीजिए भैया, नई को हलंत कर दिए। इसमें क्या निकलेगा, आय निकलेगा, आय की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब स्वर के साथ तो एक ही पाई आपको लगाना है, इतना आप जानते ही हैं। आय में एक पाई रहती है, लेकिन यदि किसी व्यंजन के साथ आय जोड़ते हैं तब वहां दो पाई हो जाती है ना। एकार में कोई पाई लगती नहीं है, ठीक ना। अब देख लीजिए, यहां पर अकह कर दीजिए,
आय का क्या आदेश होगा? हमने परिभाषा में बताया ए का आय और आय का आय हो जाता है, तो यहां पर आय लिख दीजिए, सबसे पहले आय लिख दिए। इसके बाद फिर ना को हलंत के साथ कर दीजिए, यहां पर प्लस कर दीजिए, इसको जोड़ना भी है आपको। और फिर क्या है? अकह है। बहुत आसान है, सभी लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा, न तनिक भी दिमाग पर ज्यादा बोझ डालिएगा। नहीं समझ में आता है अभी फिर से हम आपको समझा देंगे, लेकिन बोझ लेकर बिल्कुल मत बैठिएगा कि अरे कैसे पढ़ा दिए, इतना आगे हो गए, समझ में नहीं आ रहा। जितना भी अभी इस संधि में नहीं समझ में आ रहा उसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बस यह है कि आपकी उपस्थिति यदि है तो आप वहां पर पूरे रूप से उपस्थित हो। ऐसा नहीं कि तन मंदिर में है और मन जूते में है ना, तो वो वाला यहां पर सिचुएशन ना रखिएगा। आप बैठे हो लेकिन मन कहीं और हो, पूरे तरह से बैठिए 100% में 100%, ठीक ना। तब यहां पर क्या हो जाएगा? ये ना में आ बड़ा आ मिल जाएगा तो ना हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? या में ये आ मिल जाएगा तो या भी पूरा हो जाएगा, और तब क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। नायिका बना लेंगे। आपसे पूछेगा कि नायिका में कौन सी संधि है, तब आप क्या बताएंगे? अयादि संधि है। नायिका में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, ठीक ना। विच्छेद नायिका का करना पूछ लिया कि नायिका का विच्छेद करिए, तब आप नई धन अकह कर दीजिएगा, क्योंकि अय के स्थान पर आय आदेश होता है, ये आप जानते हैं, ठीक ना। मौखिक रूप में कोई पूछेगा तो आप कह देंगे कि नए धन अकह, तो कह देगा कि नए धन अकह से नायिका कैसे हो जाएगा, तब आप बताइएगा कि नए के अय की मात्रा जो लगी है उसका आय आदेश होता है अयादि संधि में। इतनी बात बहुत आसानी से आप बता लेंगे, ठीक ना। और देख लीजिए, भोधन अनम, भोधन अनम क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिए, हम इधर हल करते हैं, फिर आपका कमेंट भी देख लेंगे। इसको भा को हलंत कर दीजिए, फिर इधर क्या निकल आएगा? ओ निकलेगा। भो का जो है भा में हलंत करेंगे तो ओ निकल आएगा बाहर, है ना, इतना जानते हैं। फिर इधर क्या है? अनम है। सभी लोग समझ रहे हैं ना? किसी तरह का कठिनाई लग रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ओ का हमने बताया था, अभी परिभाषा में हमने बताया कि ए का अय, ओ का औ आदेश हो जाता है। यहां पर ओ है तो ओ का क्या आदेश होगा? औ आदेश हो जाएगा। लेकिन वा में हलंत जरूर लगाइएगा। यदि इसमें आ रहेगा और आगे आ रहेगा तो फिर दीर्घ संधि वाला आचरण पैदा करने लगेगा, है ना। तो वा में हलंत जरूर लगाइएगा, इससे ये जो इधर स्वर रहेगा वो आकर इसमें समाहित हो जाएगा, तो कोई और विकृति दिखाई नहीं देगी, ठीक ना। और ये यहां पर भा हलंत कर दीजिए, भा को हलंत कर दिए, और इधर क्या है? अनम है, ठीक ना। अब इसको भा में आ मिला दीजिए तो क्या पूरा भा हो जाएगा, और वा में आ मिला दीजिए तो पूरा वा भी हो गया, और फिर क्या हो गया? नम, भवनम हो जाएगा। यदि आपसे संधि करेगा कि भवनम में कौन सी संधि है, तब आप बताइएगा भवनम में अयादि संधि है। संधि विच्छेद पूछ लेगा, भवन शब्द का, भवनम का जो है संधि विच्छेद कौन सा सही होगा, तब आप बताइएगा भोधन अनम। 4 विकल्प में से आपको एक चुनना रहेगा। आप इस तरह से मन से देखेंगे तो ओ का औ आदेश होता है। ये सब चीजें आप जब 2-4 बार देखेंगे बहुत आसान हो जाएगा, तनिक भी कठिन लगेगा ही नहीं, ठीक ना। देवव्रत पांडे जी सर, सभी लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं। आदित्य जी, जी बिल्कुल सही है। भा ओ अनम, भोजन जी, भोजन नहीं बनेगी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। भोजन के साथ ऐसा नहीं होगा, वो भवन के साथ जो आप बनाए हैं वो भवन के साथ होगा, भवनम होगा, भोजन नहीं बनेगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिए, गए धन ईका, गा को हलंत कर दीजिए, और अय की मात्रा यहां पर है तो इसको अय अलग कर दीजिए इधर, और फिर इधर ईका। अय का आय आदेश होता है, ये आप जानते हैं। इधर गा को हलंत कर दीजिए, और फिर इधर क्या है? ईका है। क्या बनेगा? गायिका बनेगा। समझ में आया? गायिका, ये बड़ा गा है। नोट कर लिए, सभी लोग नोट कर लिए।
आशा करते हैं अब सब लोग बढ़िया से बन जाए, सभी से बन जाएगा अच्छे तरह से। देखिए आपस में आप ऊट पटांग उल जलूल बातें मत किया करिए, आप पढ़ाई के सामने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। परीक्षा बहुत सर पर है आपके, आप उसमें आपस में कमेंट करते रहते हैं, इससे आपका समय जो है बेकार होता है और फिर जो समझाते हैं वो उससे भी आप बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए वीडियो कल के प्राइवेट हो जाएगी, फिर आप पढ़ने भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इस वजह से यदि फिर बहुत जानते हैं तो फिर दूसरे को पढ़ लेने दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब मत कीजिए। आप आपस में बात करने लगते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप ही का नुकसान होगा, हमारा नहीं नुकसान होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं पूर्व रूप संधि को, आज बता देते हैं, ठीक ना। बस एक पूर्व रूप संधि आप नोट कर लीजिए। पूर्व रूप जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, पूर्व वाला रूप। पूर्व का मतलब पहले वाले का रूप ले लेना, पूर्व रूप है कि नहीं। पूर्व रूप अपने आप में एक अर्थ पैदा कर रहा। पूर्व रूप, पूर्व वाले मतलब पहले वाले का जो रूप पैदा हो उसे क्या कहते हैं, पूर्व रूप। तो पूर्व रूप क्या है, इसका सूत्र पहले नोट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। एंगा पदांतादति, एंगा पदांतादति नोट कर लीजिए। अब इसको जब पदच्छेद करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है ना। तो आप जाने रहिएगा एंगा पदांतादत, या मान लीजिए कोई उदाहरण दे दिया तो किसका उदाहरण है, सूत्र के हिसाब से आपसे पूछे, हिंदी में ना दे, पूछ लेगा कि पूर्व रूप का ये किसका उदाहरण है ना। तो आपसे पूछ लिया एंगा पदांतादत या फिर एंग पर रूपम, है ना। तो बहुत लोग पूर्व रूप और पर रूप में भी कंफ्यूजन में रहेंगे। तो पर रूप मतलब दूसरे वाले का, मतलब पर पद जो उत्तर पद रहेगा उसका रूप ले लेना, लेकिन ये पूर्व रूप में पूर्व वाले का रूप ले लेना। आगे देख लीजिए, एंगा का मतलब क्या हुआ, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार समझ रहे हैं। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, ए और ओ। ए ओंग होता है ना, आपने पढ़ा होगा माहेश्वर सूत्र में, ए ओंग। ए ओंग जो है हमने बताया था कि अंतिम वाले वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा का मतलब लोप। तो उसका कोई मतलब नहीं, ये दो स्वर जो मिले हैं ये इन्हीं का मतलब है। तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आएगा। और फिर क्या कहता है, कहता है पदांतात। पदांतात मतलब पद के अंत में, पद के अंत में मतलब एंग जो हो वो पद के पूर्व वाले पद के अंत में क्या हो, एंग हो। फिर क्या कह रहा है, अति। अति हमने बताया कि जहां पर सूत्र में छोट ये ह्रस्व इकार यदि लगा हो तो आप समझ लीजिए वो सप्तमी एक वचन का है। सप्तमी एक वचन का मतलब बाद में होने पर। आपने कारक का चिन्ह जब याद कर लेंगे, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण ने से के साथ चतुर्थी संप्रदान के लिए को पंचमी अपादान से के द्वारा षष्ठी संबंध काकी के रारी रे सप्तमी अधिकरण में पै पर। तो सप्तमी अधिकरण में पै पर में जब आता है तो अति बाद में होने पर, में पै पर होता है ना उसका चिन्ह, तो अति जो है, अति का मतलब आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ बाद में होने पर। हमने बताया कि ता जो होता है वो तपरस तत्काल सूत्र एक होता है, वो तपरकरण करता है तो वो अपने पूर्व वाले वर्ण का ही केवल अस्तित्व रखता है। ता का कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपने पूर्व वाले वर्ण का अस्तित्व बताता है। तो यहां पर केवल आ बचेगा। तो एंग के बाद यदि आ आएगा तो कैसा, ह्रस्व आए। अति का मतलब केवल अपने ह्रस्व आकार की बात कर रहा है, ठीक ना। जहां ता बाद में लगा रहेगा उसके पूर्व वाले वर्ण की केवल और केवल उसी की बात करता है। अत का मतलब केवल ह्रस्व आ की बात कर रहा है। तो एंग प्रत्याहार के बाद यदि कोई ह्रस्व आ आए, मतलब ह्रस्व आ आएगा तो वही रूप ले लेगा, पूर्व वाला रूप। पूर्व वाला रूप मतलब ए ओ में वो समाहित हो जाएगा। लेकिन उसको चिन्ह से कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये अवग्रह जो अंग्रेजी के यस की तरीके बना होता है, इसे अवग्रह कहते हैं, ठीक ना। नोट कर लीजिएगा, इसे अवग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये आज की स्थिति को मतलब मौजूदगी को निर्धारित करेगा कि आ यहां पर है, लेकिन आ जो है ए ओ में समाहित हो जाता है। परिभाषा एक बार नोट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा सब कुछ।
लिखिए, जब पूर्व पद के अंत में ए ओ वर्ण हो और बाद में ह्रस्व आ हो तो पर रूप हो जाता, तो आ का पर रूप हो जाता, आ पूर्व रूप हो जाता है। ह्रस्व आ पूर्व रूप हो जाता है। ठीक ना। यहां पर एक नंबर और डालकर लिख लीजिएगा, ह्रस्व आ ए ओ में समाहित हो जाता है। ठीक ना। दूसरा नंबर पर लिख लीजिए, आ अपनी मौजूदगी के लिए अवग्रह का रूप लेता है। इतना नोट कर लीजिए, जब पूर्व पद के अंत में ए ओ वर्ण हो और बाद में ह्रस्व आ हो तो आ पूर्व रूप हो जाता है, लेकिन आ जो है ए ओ में समाहित हो जाता है और आ जो है ह्रस्व आ अपनी मौजूदगी के लिए अवग्रह का रूप ले लेता है। इतनी कंडीशन है इसमें, इतना आप जान लीजिए, इतनी कंडीशन है। सभी लोग नोट कर लीजिए। ये जो ह्रस्व आ है ये अपने पूर्व वाले ए ओ में जो है समाहित हो जाता है, लेकिन अपना अस्तित्व बताने के लिए केवल अवग्रह रूप में वहां पर उपस्थित रहता है। ठीक ना। अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है कि मैं हूं, लेकिन उसका उच्चारण वहां पर होता नहीं है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। आगे चलें, उदाहरण देख लीजिए। यदि जो नहीं नोट कर पाए होंगे तो वीडियो रोक लीजिएगा और फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। उदाहरण देख लीजिए, जैसे हरे धन आओ, हरे धन आओ। हमने बताया एंग हो, एंग का मतलब ए हो या ओ हो, ए ओ के बाद क्या हो, ह्रस्व आ हो। तो ह्रस्व आ यहां पर मिल गया और यहां पर एकार आपको मिल रहा है कि नहीं। यदि तोड़ेंगे तो हर में हलंत करेंगे और यहां पर ए आपको मिल रहा है और इसके बाद क्या है, आओ है। तो ये जो है इसमें समाहित हो जाएगा। इसमें समाहित होने का मतलब ये इसका अस्तित्व तो यहां पर केवल अवग्रह मात्र रह जाएगा, बाकी आ का उच्चारण करेंगे नहीं। कैसे, देख लीजिए। ऐसा आप लिख देंगे। मैंने बताया था कि पूर्व रूप जहां पर होगा एकार या उकार के बाद अवग्रह बना रहेगा, ये अवग्रह कहलाता है। तो इसका कहता है कि ये समाहित पूर्व वाले वर्ण में हो जाएगा तो ये अवग्रह का केवल रूप लिए रहेगा। तो इसका मतलब जानते हैं, इसको उच्चारण क्या करेंगे, हरे आओ तो बोलेंगे नहीं, इसको क्या कहेंगे, हरेव बोलेंगे। हरेव इसलिए बोलेंगे कि आवर्ण जो है हरे में एकार में जो है समाहित हो गया, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए केवल अवग्रह मात्र बचा हुआ है। ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। हरेव जो है कोई डर, भैया आपस में कमेंट करते रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। और देख लीजिए, बिसड़ो धन आओ, बिसड़ो धन आओ। यहां पर ओकार है, यहां पर एकार आपको मिला, यहां पर ओ आपको दिखाई दे रहा होगा। ए ओंग में केवल ए और ओ की बात, एंग प्रत्याहार में केवल ए ओ की बात हो रही है। तो यहां पर क्या करेंगे, बिसड़ो, बिसड़ कर दीजिए, हलंत करेंगे, ओ आपको मिल जाएगा।
ओ मिल जाएगा, है ना। ये केवल ओ की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए केवल इसको तोड़ रहे हैं, नहीं बाकी इसको ऐसे सीधे जोड़ कर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आओ कर देंगे, है ना। तब यहां पर आ जो है इसमें समाहित हो जाएगा, मतलब आ का उच्चारण खत्म हो जाएगा। समाहित होने का मतलब उच्चारण खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी में चीनी आप मिला देते हैं तो चीनी का अस्तित्व तो खत्म हो जाता, दिखाई चीनी नहीं देती है, भले पानी मीठा हो जाता है। उसी तरह यहां पर भी है, चीनी दिखाई नहीं दे रही है, मतलब आ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अवग्रह रूप अपनी स्थिति, जैसे शरबत मीठा हो जाता है तो वही चीज यहां पर मीठा केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहेगा। जो अपना पूर्व रूप है वो वाला रूप यहां पर न रहकर यहां इसके रूप में हो जाएगा, अपने पहले वाले रूप को खो देता है। ठीक ना, इतनी बात समझाना था। तो ओकार में ये मिल जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बिसड़ो। इसको बिसड़ो आओ नहीं बोलेंगे कि आप ये आकार को यहां पर आओ बोल दें, ऐसा नहीं है। इसको बिसड़ो बोलेंगे, बिसड़ो, बिसड़ो। आप भी उच्चारण करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये बिसड़ो हो गया, मतलब आकार का अस्तित्व तो यहां पर खत्म हो गया, लेकिन वो जो है अवग्रह रूप में ये बता रहा है कि यहां पर कोई आ था। ठीक ना, ये केवल अपनी पूर्व स्थिति को बताने के लिए केवल अवग्रह बचा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई जी। अनिल मौर्य जी, हिंदी की क्लास चलेगी बिल्कुल। देखिए जैसे नमोस्तु, नमोधन अस्तु, इधर आ है और इधर ओकार है ना। तो ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आता है तो आ पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व रूप इसमें हो जाएगा, पूर्व वाले में मिल जाएगा, तब क्या हो जाएगा, नमोस्तु हो जाएगा। लेकिन इसको नमो अस्तु नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आ जो है इसमें समाहित हो गया, तब क्या हो गया, नमोस्तु हो जाएगा। ठीक ना, नमोस्तु इसको बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। सभी कुछ लगभग आपका पूरा ये स्वर संधि का प्रकरण लगभग पूरा समाप्त हो रहा है। ठीक ना। एक उदाहरण और दे देते हैं, जैसे बालको धन अपी कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, बालकोपी हो जाएगा। बालकोपी। आपको समझाना केवल इतना था कि यदि ओकार या एकार के बाद ये अवग्रह जो अंग्रेजी के यस के समान का कोई चित्र रहता है, वो चिन्ह रहता है, ये चिन्ह आपको दिखाई दे, ओ की मतलब एक पाई लगी हो और उसके बाद अवग्रह, आपको वहीं पे अवग्रह मिलेगा ही जहां पर ए की या तो मात्रा लगी होगी या तो ओ की मात्रा लगी होगी। इसके बाद अंग्रेजी का जो ये अवग्रह है, ये अंग्रेजी के यस के आकार का, यदि ये मिलेगा तो आप अच्छी तरह से बिल्कुल 100% श्योर हो जाइएगा कि यहां पर पूर्व रूप संधि है। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। ठीक ना, इसके अलावा और कोई संधि हो ही नहीं सकती, कितना भी कोई कुछ कह दे। लेकिन आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। जैसे परीक्षा में कोई पूछ ले कि भैया इसमें कौन सी संधि, आप कह दे पूर्व रूप ही, कहे अरे पूर्व रूप नहीं, इसमें पर रूप है। आप बिल्कुल आंख मूंद कर पूर्व रूप मारिए, कह दे आप जो मारना है मारिए, लेकिन आप बिल्कुल पूर्व रूप ही इसको मानिएगा। ठीक ना, इतनी बात आपको समझानी थी। अब देखिए, कल हम व्यंजन संधि के विषय में बात करेंगे। आज स्वर संधि को यहीं पर समापन कर रहे हैं। पूरी स्वर संधि समाप्त हो गई है और सभी लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर को निर्धारित कर दी गई है। अब वो बढ़ेगी नहीं, तो आप भी पढ़ाई में किसी तरह की हीला हवाली न करते हुए मन से पढ़ाई कीजिए और सभी लोग अच्छे अंकों से पास होंगे। यह शुभकामना हमारे एक्सीड परिवार से और मेरी तरफ से। ठीक ना, सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि परीक्षा को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो इस बार आप पार कर जाएंगे, पास हो जाएंगे, नहीं तो अगली परीक्षा में फिर आपको बैठना पड़ेगा। तो गंभीर बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। 2 बार 3 बार यदि आप अभी इस कक्षाओं के समापन के बाद फिर से रात में पढ़ेंगे और फिर सुबह पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है यदि ऐसा करते रहेंगे और रविवार को फिर से रिवीजन करेंगे तो फिर बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे, अलर्ट रहेंगे परीक्षा के लिए हमेशा। ठीक ना, बस आज की कक्षा को यहीं पर हम समापन करते हैं, विराम देते हैं। कल की कक्षा में फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।